ॐ स्वस्तिपन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर आज भारतवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव नतीजा आया कल, जिसमें होली वाला दिन आज होने के बावजूद भी कल से होली जैसा रंगत भारत के कई प्रांतों में लोगों ने देखा है और उसका एकमात्र कारण उत्तर प्रदेश भारत का वो प्रांत है, संपूर्ण भारतीय राजनीति उत्तर प्रदेश पर ही निर्भर है। वो इसलिए कि अब तक भारत मंत्री प्रधान के जितने भी हुए हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही थे। भले ही एन केन प्रकारेण छल कपट से भी बनना पड़े तो यूपी वाले कभी भी पीछे नहीं रहे। छल कपट का तात्पर्य मेरा ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत मिलने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना छल कपट नहीं तो और क्या था। जबकि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के ऊपर लोग आस्थावान हैं, किंतु लोकतंत्र की हत्या उससे पहले भी हो चुकी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया इलेक्शन लड़े थे 38 में, उस चुनाव में सीतारामैया की हार हुई, सुभाष चंद्र बोस जीते, तथापि सुभाष चंद्र बोस को आगे आने नहीं दिया। तो यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। ठीक उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके साथ बहुमत होने के बावजूद भी भारतवासियों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना जिनके साथ बहुमत नहीं था, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। तो भारतवासियों को लोकतंत्र के बारे में यह विश्वास है या नहीं, मुझे संदेह है। अगर यह लोकतंत्र पर विश्वास करते होते तो उसका विरोध होना चाहिए था। भले ही एक व्यक्ति विशेष के द्वारा यह काम किया गया हो, उन व्यक्ति विशेष के पीछे हाथ लगाकर हटा देते और बहुमत वालों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम करते। ये नहीं हो पाया। तो उस समय से लेकर अब तक प्रायः प्रधानमंत्री भारत के जितने भी हुए हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही हैं या उत्तर प्रदेश के ही थे। इस बार हमें देखने को मिला है जो समीकरण उत्तर प्रदेश का है राजनीति का या वोट का, वो समीकरण किस प्रकार से ध्वस्त हो गया। 1885 में बनी थी यह कांग्रेस नाम की राजनीतिक पार्टी
और 1885 से लेकर अब तक ये किस प्रकार से भारतवर्ष को भारतवासियों के साथ इनका बर्ताव रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आज यह नौबत आ गई, कहीं स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कहीं म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं इनके उपाध्यक्ष, और कहीं बैसाखी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश को लिया। और मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें लेकर डूबेंगे, राहुल कह रहा है, और ठीक वही हुआ। जो लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं जरूर उन लोगों ने मेरे उस विचार को पढ़े होंगे, और नतीजा जो सामने आया वो ठीक यही हुआ। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बैसाखी लेने की आवश्यकता पड़ी, रायबरेली हाथ से गया, और न मालूम कहां कहां इन लोगों ने जाल बिछाए नहीं थे। लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे बड़े ही कुशल डॉक्टर हैं, कुशल वैद्य हैं, कुशल चिकित्सक हैं, और इस कांग्रेस नामी कैंसर रूपी रोग को किस तरीके से खत्म किया और यूपी वालों को उन रोग से मुक्ति दिलाई, ये तो एक कुशल डॉक्टर का ही काम था, कुशल वैद्य का ही काम था। यद्यपि मीडिया वालों ने और राजनीतिक पार्टियों ने बड़ा मजाक उड़ाया माननीय प्रधानमंत्री जी का, लोग गाली देने में भी न डरे न संकोच किया। आज दुनिया भर में उनकी तारीफ की जा रही है, दुनिया भर के लोग उनको सराखों पर बिठा रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर में प्रधानमंत्री को कोई पॉकेट मार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोले जा रहे हैं। बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसनी चाहिए, और साथ साथ शिकंजा कसनी चाहिए इन मायावती के ऊपर भी, जो हाथी के नाम से राजनीति कर रही हैं। अब इस हार से इतना बौखलाई, इतना ज्वर आया उनको कि पागल जैसे बिड़बिड़ाने लगी। वो कह रही हैं कि यूपी चुनाव में जिस चुनाव मशीन का व्यवहार किया गया, उस मशीन की कमी थी, और वो सब भाजपा को ही वोट दिलवा दी। ये मायावती न मालूम पढ़ी लिखी है या नहीं, मुझे संदेह है। तो पंजाब में कांग्रेस की जीत कैसी हुई, जबकि सत्ता में तो अकाली दल ही था, अकाली और बीजेपी दोनों ही सत्ता में थे। वहां की मशीन को अपने पक्ष में नहीं करा पाए, और यूपी में सपा का ही वर्चस्व, सपा की सरकार, और इसके बावजूद भी मशीन में बदलाव लाना, और फिर यह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को चैलेंज कर रही हैं, चुनाव आयोग को भी चैलेंज कर रही हैं। कितनी पागलपन की बात है। मैं तो बल्कि चुनाव आयोग से यही विनती करूंगा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं बिल्कुल निष्पक्ष हैं, पक्षपात से रहित हैं, पक्षपात से ऊपर हैं, पक्षपात से अलग हैं, और उनकी निगरानी हर एक पर है, हर एक को वह बराबर दृष्टि से देखते हैं। इसके बावजूद भी इस मायावती के द्वारा जो बदनाम उनको किया जा रहा है, मैं तो
यही विनती करूंगा कि मायावती को फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए और इनके पार्टी को भी जब्त कर देना चाहिए, इनके पार्टी को भी निरस्त कर देना चाहिए, जो मानव समाज में एक भेदभाव पैदा करते हुए जीते जी अपने स्टैचू लगाकर सरकारी खर्चा से और हाथी के नाम से पिछले दिन चुनाव आयोग को भी हाथी ढकने के लिए आदेश देना पड़ा था। तो ये लोग राजनीति के काबिल हैं या नहीं, ये चुनाव आयोग को खुद को विचार करना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में जो जीत हुई है, पंजाब भाजपा के लिए कोई फैक्टर नहीं था। उत्तर प्रदेश मर्यादा की लड़ाई थी। उत्तर प्रदेश में जीतना बहुत जरूरी था और ये जीत आजाद भारत में पहली ही जीत है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, कि इतनी संख्या में बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई। न कांग्रेस की जीत इस तादाद में हुई। अरे भाजपा को जानता ही कौन था, 2 ही तो सीट थी इनके पास। आज परमात्मा की असीम अनुकंपा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा का ही बहुमत है। भाजपा अपने आप में ही सक्रिय और उत्तर प्रदेश में भी अब सक्रिय हो गए हैं। वो केवल और केवल हमारे कुशल वैद्य के द्वारा, कुशल डॉक्टर के द्वारा, कुशल चिकित्सक के द्वारा, जो अमित शाह जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब बनारस में प्रचार के लिए उतरे, 3 दिन पड़ाव डाले, 3 दिन रुक करके भाजपा का प्रचार किया। उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया। और फिर दूसरी बात है, उनकी सांसदीय क्षेत्र है, तो पार्टी का प्रचार करना प्रधानमंत्री के लिए जो मखौल, जो मजाक और राजनीति पार्टियों ने किया है, वो अपने आप में शर्मनाक वाली बात है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री होकर के भी पार्टी के लिए प्रचार किया, क्योंकि पार्टी की प्रधानता भाजपा में अधिकतर है। बाकी तो सब परिवार के बाद के लिए। चारों खाना चित, मैं तो बोला था, परसों ही बोला था कि मुलायम है या सख्त है, सिंह कभी मुलायम होता ही नहीं है। चारों खाने चित हो गए और बेटा भी बहू भी सारे चित पड़े हैं। तो परिवारवाद इस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को त्रस्त किया हुआ था। उत्तर प्रदेश के लोगों को इन बड़ बोले लोगों से जो परेशानी हो रही थी, उनको करारी जवाब हमारे दोनों चिकित्सकों के द्वारा ही मिली है। मैं विनती करूंगा कि आज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी सब लोगों को भाग लेना चाहिए। और साथ साथ मैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो दोनों कुशल चिकित्सक के रूप में भारतवर्ष में इस समय दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही कुशल चिकित्सकों द्वारा जो कैंसर रूपी कांग्रेस को समाप्त किया गया उत्तर प्रदेश से, और जगहों में भी और प्रांतों में भी इस तरीके की कैंसर रूपी कुछ पार्टियां हैं, उन्हें भी अपने चिकित्सा और कुशल वैद्य की वैद्यकी दिखाते हुए उन प्रांतों में भी अपना कैंप करें, होमवर्क करें, जिससे चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, और विशेषकर इस समय बंगाल में ही आप लोगों को नजर दौड़ाना चाहिए। बंगाल के लोग भी बहुत परेशान हैं। इन राजनीतिक जो समीकरण है बंगाल का, वो खतरा से खाली नहीं है।
और बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे बड़बोले हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देने में न शर्म आ रही है उन्हें, न लज्जा है और न उन्हें होश है। प्रधानमंत्री को गाली देना ये कौन सी तमीज की बात है, कौन सी सभ्यता की बात है। और अपने को सब भी कह रहे हैं, अपने को एक जमात की प्रतिनिधि भी बता रहे हैं, अगुवाह भी बता रहे हैं, और दूरदर्शन में बैठ करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने में जरा सा भी लजाए नहीं। ये बहुत दुखदायी बात है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अध्यक्ष अमित शाह जी से यही विनती करूंगा कि अन्य प्रांतों में भी इस तरीके से संपूर्ण भारत भर में अगर बीजेपी की सरकार बने, सेंट्रल में भी बीजेपी का ही है, तो और प्रांत को उन्नति करने में, तरक्की देने में, राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने में सभी कठिनाइयों को, सभी मुसीबतों को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका हो, प्रांतीय सरकार भी उन्हीं का ही हो, तो प्रांत की उन्नति अवश्यंभावी है। अगर प्रांत में कोई विरोधी बैठा है, प्रांत में कोई विरोधी सरकार है, तो वो सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे को भी खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मोदी जी ने अपने प्रचार कार्य में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रोग्राम हुआ है उन्होंने बताया है। क्योंकि उन्होंने तो सीना ठोक करके कहा कि जो मेरे दिए हुए पैसे हैं या पैसे थे उसको लोगों ने उठाया नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमसे पूछा जाएगा खर्च कहाँ किया है। तो खर्च कहाँ किया है उसका जवाब हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए पैसा कोई नहीं उठाया। तो प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार दोनों की एक हो, दोनों एक के अधिकार में हो, तो प्रांत को समृद्धिशाली बनाना, प्रांत की उन्नति होना, ये बड़ी अच्छी बात है। हम भारतवासियों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। कौन हमारे हितैषी हैं, कौन हमारे विरोधी हैं, हमें उसे भी जानना चाहिए। यहाँ राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात है। राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए संपूर्ण राष्ट्र भक्तों को एकजुट होना पड़ेगा और उन राष्ट्रद्रोहियों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, जो शपथ लेते समय भारत माँ की शपथ लेते हैं, भारतीय अस्मिता को, अक्षुण्णता को बरकरार रखने के नाम से परमात्मा को गवाह रखकर, साक्षी रखकर वो शपथ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। तभी वो ऐसे लोगों के लिए यह कहना संभव हो रहा है कि हमारे गले में कोई छुरी चला दे, फिर भी भारत माँ की जय हम नहीं बोलेंगे। तो बंधुओं, ऐसे लोगों को भी हमें पहचानना पड़ेगा, जो भारत में रह करके भारतीयता को अपनाना नहीं चाहते, भारत में रह करके किसी और मुल्क की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। जैसे कि इन नक्सलवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रचार करने वाले, ये इनको जो बढ़ावा दिया वो महज सीपीएम वालों का ही वर्चस्व है, सीपीएम वालों की मेहरबानी है। क्योंकि सीपीएम बंगाल के अंदर में जितने दिन तक इन्होंने अपनी ओहदा को कायम रखा, तो नक्सलवादियों को काम करने के लिए उनको अवसर दिया गया है, ये सीपीएम वालों के द्वारा। तभी ना पिछले दिन झारखंड में एक ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। अभी कल जो घटना घटी है छत्तीसगढ़ में, वाकई में बहुत ही दुखदाई है। हम भारतवासियों को इसका विरोध करना चाहिए। और इन नक्सलवादियों के जो बिचौलिया बैठे हुए हैं, कभी अपने को आर्य समाजी कहते हैं, तो कभी अपने को सन्यासी बताते हैं, कभी अपने को कुछ कहते हैं। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। जब अभी 2 लोगों को पकड़ा गया, 2 अधिकारी को पकड़ा गया जो नक्सलवादियों के साथ जिनका संबंध था, तो जो बिचौलिया बने हुए हैं, क्या उनके साथ संबंध नहीं है? उनके साथ अगर संबंध है तभी ना वो बिचौलिया बने हुए हैं।
उनके ऊपर भी शिकंजा कसनी चाहिए। भारतवासियों को एकजुट होकर इन सब भारत विरोधियों को पहचानना होगा। उनके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे यहाँ बच्चा बच्चा को सैनिक बनना पड़ेगा, जैसा इजराइल में है। इजराइल अपने आप में बच्चा से लेकर के सारे इजराइल वासी सैनिक हैं। हमें भारत में भी भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए, भारत की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर बच्चा बच्चा सैनिक बने और राष्ट्रीयता के में ओतप्रोत होकर राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करें। तभी हम भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।